द एग्जॉर्सिस्ट मूवी शुरू होती है और हम इराक में एक जगह को देखते हैं जहाँ कीमती चीजों की खुदाई हो रही होती है। यहाँ हम फादर मैरिन को देखते हैं। उसे यहाँ खुदाई में एक छोटी मूर्ति मिलती है। उसे देखकर मैरिन काफी घबराने लगता है क्योंकि वो एक शैतान की मूर्ति थी। फिर वो अपने ऑफिस में आ जाता है। उसके ऑफिस में और भी कई मूर्तियाँ होती हैं। तभी उसका साथी उस छोटी मूर्ति को देखकर कहता है कि उन्हें जो मूर्तियाँ मिली है वो एक दूसरे की दुश्मन है, यानी खुदाई में उन्हें दो दुश्मन शैतानों की मूर्ति मिली है। फादर अपने साथी से कहता है कि वो कुछ करने जा रहा है। वो यहाँ से सीधा उसी लोकेशन पर वापस आ जाता है और एक डेविल की मूर्ति के सामने खड़ा होता है। वहाँ पर दो कुत्ते आपस में बुरी तरह लड़ भी रहे थे, जो काफी अजीब था। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम वॉशिंगटन सिटी को क्रिस, जो कि एक एक्ट्रेस है, अगले दिन अपनी शूटिंग पर जाती है जहां उसे एक स्कूल टीचर का रोल दिया जाता है। इस मूवी की शूटिंग डायरेक्टर बोर्ग के अंडर हो रही थी। क्रिस अपनी शूटिंग पूरी कर खैर वो वहाँ से अपने घर आ जाती है और अपनी बेटी रेगन से मिलती है। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। क्रिस अपनी बेटी के साथ खेलने लगती है। उसके खिलौनों में एक बोर्ड मिलता है। क्रिस उससे इस बोर्ड के बारे में पूछने लगती है, जिस पर वो कहती है कि उसे ये बोर्ड अलमारी में मिला है और उसके साथ इस गेम को कैप्टन हाउडी भी खेलते हैं। क्रिस उससे इस गेम के बारे में पूछने लगती है और जैसे ही वो इस गेम को खेलने का ट्राई करती है वो टॉय उसके हाथ से दूर चला जाता है। क्रिस इस चीज को इग्नोर करती है और कहती है कि शायद वो ही उसे नहीं बताना चाहती कि इस गेम को कैसे खेलना है। इसके बाद दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। रात में जब क्रिस सो रही होती है उसके पास उसकी सेक्रेटरी की कॉल आती है। तभी क्रिस देखती है कि उसकी बेटी उसी के पास सो रही है। वो उससे पूछती है कि वो अपने कमरे में क्यों नहीं सोई। इस पर वो कहती है कि उसका बेड बहुत हिल रहा है, इस वजह से उसे वहाँ नींद भी नहीं आ रही। उसे लगता है कि उसकी बेटी कोई सपना देख रही होगी। क्रिस को ऊपर के कमरों से आवाज आने लगती है। उन आवाजों को सुनकर जब वो कमरे में जाकर चेक करती है तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। अगले दिन क्रिस अपनी बेटी को एक हॉस्पिटल में चेकअप के लिए लाती है। जब डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा होता है तो रेगन ठीक से चेकअप नहीं कराती। डॉक्टर क्रिस से कहता है कि उसकी बेटी को कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से वो ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है। अगर वो ऐसे ही रही तो आगे जाकर उसकी प्रॉब्लम डिप्रेशन में बदल सकती है। तभी क्रिस कहती है कि उसकी बेटी ठीक ठाक है और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि रेगन के फादर उसके साथ नहीं रहते और न ही कभी उन्होंने इसे कांटेक्ट करा है। शायद ये वजह हो सकती है उसके इस बिहेवियर की। दूसरी तरफ डेमियन अपने मामा के कहने पर अपनी मॉम को एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। उसकी माँ उससे बहुत नाराज होती है क्योंकि उसने उन्हें एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। डेमियन अपने मामा से कहता है कि हम उन्हें एक हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले जा रहे। इस पर वो कहता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्च उठाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया। कुछ टाइम में अचानक उसकी माँ की मौत हो जाती है और डेमियन इस बात से काफी दुखी होता है। इधर एक दिन क्रिस अपने घर पर एक पार्टी रखती है जिसमें वो अपने डायरेक्टर और रिलेटिव्स को बुलाती है। ये जब पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं तभी वहाँ रेगन आती है और एक आदमी से कहती है कि तुम ऊपर मरने वाले हो। ये कहकर रेगन खड़ी हुई यूरिन कर देती है। ये देखकर वो सब शॉक हो जाते हैं। क्रिस रेगन को वहाँ से ले जाती है और उसे नहलाने लगती है। वो अपनी बेटी से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन रेगन उसे कोई जवाब नहीं देती। फिर क्रिस उसे उसके बेड पर सुला देती है और नीचे आ जाती है। तभी अचानक रेगन चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर क्रिस जल्दी से उसके कमरे में जाने लगती है। वो देखती है कि रेगन का बेड तेजी से हिल रहा है। क्रिस भी ये देखकर नहीं समझ पा रही थी कि ये हो क्या रहा है। अगले दिन फिर से क्रिस उसे हॉस्पिटल ले जाती है। यहाँ रेगन अपना ट्रीटमेंट कराने से मना करती है। डॉक्टर क्रिस से कहता है कि उसकी परेशानी बेड नहीं उसका दिमाग है, उसे दिमागी दौरे पड़ने लगे हैं। डॉक्टर यहाँ रेगन के दिमाग की भी जांच करते हैं लेकिन जांच में उन्हें कुछ पता नहीं चलता। सब रिपोर्ट उसकी नॉर्मल आती है। धीरे धीरे रेगन की तबीयत और खराब होने लगती है। अगले दिन क्रिस डॉक्टर को अपने घर पर बुलाती है जहाँ पर उसे कोई बेड से लगातार उछाल रहा था। रेगन बार बार अपनी मदद करने को कहती है। फिर रेगन अपने काबू से बाहर हो जाती है और डॉक्टर पर ही अटैक करने लगती है। फिर डॉक्टर उसे नींद का इंजेक्शन देकर सुला देती है। अब क्रिस अपनी बेटी को लेकर काफी दुखी होती है। वो डॉक्टर से पूछती है कि उसे क्या हुआ है। डॉक्टर उसे बताता है कि उन्हें लगता है कि उसे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। डॉक्टर की ये बातें सुनकर क्रिस उनसे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, आपने नहीं देखा कि वो बेड से कैसे उछल रही थी। लेकिन इस बात का जवाब डॉक्टर के पास नहीं था। इधर क्रिस जब डॉक्टर के पास से होकर अपने घर आती है तो देखती है कि रेगन अब पूरी तरह से पजस यानी शैतान के काबू में हो गई है। वो उल्टी होकर जीने से नीचे उतरने लगती है। इसी बीच उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। क्रिस ये देखकर घबरा जाती है। डॉक्टर्स की पूरी टीम रेगन को लेकर हैरान थी क्योंकि उन्होंने उसकी बहुत सारी जांचें कर ली थी जो कि सारी की सारी नॉर्मल थी। डॉक्टर जब उससे कुछ सवाल पूछ रहे होते हैं वो बिल्कुल ही शैतान की तरह बात करने लगती है। फिर वो डॉक्टर पर ही अटैक करने लगती है। वहाँ खड़े बाकी लोग उस डॉक्टर को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर्स अपनी मीटिंग में
कहते हैं कि वो रेगन को ठीक नहीं कर सकते। वो क्रिस से कहते कि अब केवल उनके पास एक ही रास्ता है कि वो किसी चर्च के पुजारी से मिले और रेगन पर एक्सोर्सिज्म यानी झाड़ फूक करवाए। अगले दिन विलियम क्रिस से भी केस के बारे में पूछने लगता है। उसके घर से जाने के बाद रेगन फिर से चिल्लाने लगती है। क्रिस कमरे में जाकर देखती है कि रेगन चाकू से अपने ऊपर ही अटैक कर रही है और उसने खुद को जख्मी भी कर लिया है। क्रिस उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उस पर भी अटैक करके उसे गिरा देती है। जब उनके घर के नौकर वहाँ आते हैं तो रेगन के अंदर का शैतान दरवाजे को सोफे के जरिए बंद कर देता है। वहाँ रखी अलमारी खुद ही चलकर क्रिस के ऊपर गिरने लगती है, लेकिन ठीक समय पर वो वहाँ से बच जाती है और खुद को बचा लेती है। उसी वक्त उसके अंदर का शैतान अपना मुंह पीछे की तरफ घुमा लेता है। रेगन शैतान की आवाज में उसे बात करने लगती है। क्रिस अब बहुत परेशान होकर फादर डेमियन से मिलने का डिसाइड करती है। वो उनसे मिलकर बताती है कि उसकी बेटी पर किसी शैतान ने काबू कर रखा है। वो उससे अपनी बेटी का इलाज करने को कहती है। डेमियन कहता है कि इस तरह के काम उन्होंने अब बंद कर दिए हैं। क्रिस रोते हुए कहती है कि प्लीज वो उसकी मदद कर दें। अब डेमियन कहता है कि उन्हें एक्सोर्सिज्म करने के लिए पहले चर्च से परमिशन लेनी होगी। उन्हें यकीन दिलाना होगा कि ये एक एक्सोर्सिज्म करने का केस है। क्रिस के बार बार रिक्वेस्ट करने से डेमियन उसे देखने के लिए तैयार हो जाता है। फिर क्रिस उसे अपने घर ले आती है और अपनी बेटी को दिखाने लगती है। डेमियन देखता है कि शैतान अब उसके ऊपर बुरी तरह हावी हो गया था। रेगन देखने में काफी डरावनी लग रही थी। वो शैतान डेमियन के बारे में सब कुछ जानता था। वो उसकी माँ के बारे में बात करने लगता है। वो उनकी मौत का जिम्मेदार डेमियन को कहने लगता है और वो उसे काफी इरिटेट भी करने लगता है। यहाँ शैतान डेमियन के ऊपर उल्टी भी कर देता है। डेमियन को यकीन हो जाता है कि सही में रेगन के अंदर शैतान का साया है। वो क्रिस से कहता है कि उसे सिर्फ एक चीज का डर है, वो ये था कि एक्सोर्सिज्म करके उसकी हालत और खराब ना हो जाए। क्रिस कहती है कि तुम मेरी बेटी को किसी भी तरह जल्दी से ठीक कर दो। अब डेमियन कहता है कि मुझे चर्च को दिखाने के लिए कि उसके अंदर आत्मा है, हमें उसकी शैतानी आवाज रिकॉर्ड के लिए चाहिए होगी। फिर वो रेगन के पास जाकर उसकी आवाज को रिकॉर्ड करते हैं। खैर डेमियन अपने साथी के साथ उसकी आवाज को बार बार एनालाइज करता है। उन्हें पता चलता है कि उसने अपनी आवाज में बार बार फादर मैरिन का नाम लिया है, जो कि हमें मूवी के शुरू में दिखाए गए थे। रात में डेमियन देखता है कि रेगन के पेट पर हेल्प मी लिखा है, यानी रेगन खुद उनसे मदद चाह रही थी। अब डेमियन चर्च से परमिशन ले लेता है और खुद ही एक्सोर्सिज्म करने को कहता है, लेकिन चर्च के फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें किसी एक्सपीरियंस फादर को अपने साथ ले जाना चाहिए। चर्च का फादर डिसाइड करता है कि डेमियन के साथ फादर मैरिन को जाना चाहिए। अगले सीन में फादर मैरिन भी क्रिस के घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते उसे रेगन के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। मैरिन डेमियन से कहता है कि वो शैतान तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश करेगा, वो तुम पर अटैक भी करेगा, लेकिन तुम अपना काम करते रहना। फिर वो अपना एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं और जैसे जैसे एक्सोर्सिज्म शुरू होता है वो शैतान जोरों से चिल्लाने लगता है। शैतान लगातार उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। फिर रेगन का बेड ऊपर हवा में उड़ने लगता है। वो दोनों एक्सोर्सिज्म नहीं रोकते और मंत्र पढ़ने लगते हैं। फिर वो बेड नीचे आ जाता है और इसके बाद शैतान कमरे की चीजों को हिलाने लगता है और उन पर फेंकने लगता है। थोड़ी देर में शैतान हाथों की पट्टियों को खोल लेता है। अब रेगन हवा में उड़ रही थी। दोनों फादर मिलकर मुश्किल से उस पर थोड़ा काबू करके उसे नीचे ले आते हैं, लेकिन शैतान शक्तिशाली होने की वजह से उन्हें दूर फेंक देता है। तभी मैरिन को वहाँ उसी डेविल शैतान की स्टैचू दिखती है, जिसके ऊपर उसने 2 डॉग को लड़ते हुए देखा था। कुछ देर के लिए शैतान शांत हो जाता है। जब डेमियन उसके पास जाता है तो शैतान उससे कहता है कि तुम्हारी माँ की मौत तुम्हारी वजह से हुई है। अब ये शैतान ऐसा इसीलिए कह रहा था ताकि डेमियन का ध्यान भटक जाए और वो ठीक से एक्सोर्सिज्म ना कर पाए। मैरिन देखता है कि शैतान की बातों का असर उस पर होने लगा है और वो माँ को लेकर परेशान होने लगता है। मैरिन उसे कमरे से बाहर भेज देता है और अकेले ही एक्सोर्सिज्म करने लगता है। कुछ टाइम बीतने के बाद डेमियन कमरे में आकर देखता है कि शैतान ने फादर मैरिन को मार दिया है। वो ये देखकर काफी शॉक होता है कि एक शैतान ने फादर को मार दिया। इससे डेमियन को काफी गुस्सा आता है और वो शैतान से कहता है कि रेगन की बॉडी से निकलकर वो उसकी बॉडी में आ जाए। फिर शैतान रेगन की बॉडी से निकलकर उसकी बॉडी में आ जाता है। यहाँ डेमियन सबकी भलाई के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने का डिसाइड करता है और फिर वो उस कमरे की खिड़की से कूदकर खुद की जान दे देता है। ऑफिसर विलियम भी यहाँ पहुँच जाता है। डेमियन के गिरने की वजह से यहाँ काफी भीड़ भी लग जाती है। डेमियन का दोस्त भी यहाँ पहुँच जाता है और अपने दोस्त को आखिरी बार अलविदा कहता है। आगे हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। रेगन अब बिल्कुल ठीक होती है। क्रिस रेगन के साथ अब इस घर को छोड़कर जा रही थी। उससे यहाँ मिलने फादर डायर आते हैं और रेगन के बारे में पूछने लगते हैं। क्रिस बताती है कि रेगन को उसके बारे में कुछ याद नहीं है जो उसके साथ हुआ था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।